So, welcome back students and good evening. आई होप कि बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। और जैसे कि नीट आपका एग्जाम जो है वो पास आते जा रहा है, शायद नोटिफिकेशन आउट भी हो गया, आपने फॉर्म फिल करने की तैयारी भी कर ली होगी। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि अब आप अपनी तैयारी को भी एक्सेलरेट कर रहे होंगे एंड यू हैव टू एक्सेलरेट। जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम एक सीरीज लेके आएंगे वन शॉट। तो पहला चैप्टर मैंने मोशन इवेंट डायमेंशन एक बार में कवर किया, आप सबने उसे देखा भी होगा, और अभी भी नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आपको लास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स जो वन डी पे हैं वो मिनिमम सॉल्व करने पड़ेंगे। ज्यादातर मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आप सीधा कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ही डाल दीजिएगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करूंगा। तो उसी हिसाब से हम उसी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो कुछ और था। द सेकंड चैप्टर इज मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो चैप्टर दो पार्ट्स में है और एक पार्ट्स में वेक्टर के बारे में बहुत कुछ है, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट वेक्टर्स, वेक्टर्स के बारे में बहुत चीजें हैं। तो मैं उन सारी चीजों को, वेक्टर्स के बारे में जितनी भी चीजें हैं, मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो में वेक्टर को समराइज कर लेता हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश करूंगा तो डेफिनेटली आप परेशान हो जाओगे और हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके फिर से लैक हो जाए, जो कि इस एग्जाम में मैं लैक नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप एक बार में फोकस करें और उस पर सीधा एकदम यू आर गोइंग टू जंप ऑन दैट, एकदम आप नीट पे जंप कर जाए, एक बार में एक्सेलरेट हो जाए, पूरी चीजें सही से कर लें। तो मैं इसके लिए हमने इस टॉपिक को दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, और ज्यादातर टाइम नहीं लेते हैं, तुरंत चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर्स क्या होता है? अब वेक्टर्स क्या होता है ये सब कोई जानता है, वेक्टर्स कैसे वर्क करता है ये भी जानते हैं। हम कुछ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो जल्दी जल्दी चीजों के बारे में थोड़ा अच्छे से पता है, जिससे हमें पता चले कि क्या क्या वेक्टर्स हो सकते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, उस पर क्वेश्चंस क्या है, वेक्टर की डिफिनीशन, बेसिक चीजों पे जाते आपने बहुत पढ़े होंगे। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं वेक्टर्स से। तो वेक्टर्स के बारे में जो थोड़े से मिसकंसेप्शंस हैं मैं उनको स्टार्ट कर लेता हूं। जैसे एक मिसकंसेप्शन है किसको लेके, नेगेटिव वेक्टर्स। कुछ नहीं होता है नेगेटिव वेक्टर्स, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव वेक्टर क्या, सपोज आपको एक डायरेक्शन दे रखा हो, इट इज ए वेक्टर, आप इसकी ओरिएंटेशन मतलब इसका जो भी एंगल है इसके साथ हुए बिना इसको ठीक ऐसे ही रिपीट कर दीजिए, बस इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, दिस इज माइनस ए वेक्टर। मैंने फिर से कहा कि आपको ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, आपको केवल डायरेक्शन चेंज कर देना है। जैसे एक वेक्टर ऐसे हो, उसको पलट के ऐसा वेक्टर एग्जैक्टली 180 डिग्री पे कन्वर्ट सीधा पलट दिया मैंने, और जैसे पलट गया तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये माइनस ए वेक्टर है, ये होता है माइनस ए वेक्टर। दूसरा क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर। बच्चे इसको भी लेके बड़ा परेशान रहते हैं, अरे ये सर ये कोप्लेनर क्या हो गया, या आपने कभी ना कभी सोचा होगा लेकिन सोचा ही नहीं होगा कि ये क्या है। कोप्लेनर वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करते हो। मैं फटाक से कैसे बना देता हूं, बहुत बनाया होगा आपने, ऐसे बना दिया मैंने, ये बना दिया। अब इसमें से क्या है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में जो भी वेक्टर होगा ये सारे वेक्टर कोप्लेनर हो गए। ये ऊपर वाली सतह आपको विजुलाइज हो रहा होगा, ये ऊपर वाली सतह, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला सब देखता है, ये ऊपर वाली सतह, ये भी एक प्लेन है, इसमें भी एक वेक्टर है, ये वाला प्लेन जल्दी से देखो, ये एक सरफेस, इसमें जो भी वेक्टर होंगे इसी प्लेन के अंदर होंगे, सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव वेक्टर क्या हुआ, कोप्लेनर वेक्टर क्या होगा। एक होता है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर जिनका ओरिएंटेशन से मतलब या तो हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से एग्जैक्ट सेम एंगल पे बने हुए हो। जैसे एक वेक्टर ये, एक इससे बड़ा वेक्टर खींच दो, इसको नाम दे दो वी वेक्टर, ए वेक्टर इसको नाम दे दो बी वेक्टर। अब बी वेक्टर ए वेक्टर से बड़ा है, कितने टाइम्स बड़ा है, मान लो 21 टाइम बड़ा है, तो बी वेक्टर इक्वल टू के ए वेक्टर। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस बात को समझ लिया होगा कि वेक्टर कैसे वर्क करते हैं, वेक्टर के ऊपर हमें कैसे देखना है। तो नेगेटिव वेक्टर, देन कोप्लेनर वेक्टर, देन कोलिनियर वेक्टर, सब समझ में आ गया होगा। एक बार इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ऐसे ही रख लें
जिससे आगे जब हम इस टाइप के क्वेश्चन करें या वेक्टर का यूज, मतलब वेक्टर बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो या मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो, तो वेक्टर इन 3 डायमेंशन, वेक्टर इन 3 डायमेंशन एकदम भर जाता है उन टॉपिक्स में, क्योंकि 3D चीजें आ जाती हैं। अब मैं लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करूं, लेंथ ब्रेथ, चलो 2 डायमेंशन पे आ गए। अगर आप किसी चीज का वॉल्यूम देखोगे तो 3 डायमेंशन में आ जाएगा। हम एक क्यूब देख लें, हम एक क्यूबाइड देख लें, हमारे पास ऐसी चीजें आ जाए, हमारे पास एक स्फीयर आ जाए, तो स्फीयर, क्यूबाइड, ये सब 3D वेक्टर्स है, 3D में वर्क करते हैं, तो हमको 3D वेक्टर के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि 3D वेक्टर्स में चीजों को तोड़ते कैसे हैं, 3 वेक्टर में कैसे तोड़ते हैं। उसके पहले नेक्स्ट में एक बड़ा चीज है जिसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। पढ़ा होगा आपने, और ये चैप्टर, ये सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए होंगे। मैं बस आपको एक बार रिकॉल कर रहा हूं, आपको एक रिकॉल दे रहा हूं कि हाँ बेटा ये भी क्वेश्चन होता है, तुमने ऐसे इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना। तो एडिशन वेक्टर, एडिशन कैसे कैसे करते हैं, एक तो बहुत ही फेमस वाला ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। दूसरा जिसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ में क्या है, एक वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर है ए वेक्टर, सपोज दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, कैसे भी बना लो, ऐसा बना दिया बी वेक्टर कुछ ऐसे। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ए वेक्टर को खींचो, ए वेक्टर जहां खत्म होता है वहां से बी वेक्टर को खींचो, दोनों के बीच का एंगल पता करो, तभी तो बना पाओगे। मान लो थीटा, और ये लाइन जोड़ दो, दिस इज आर वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ये इसी लॉ का, ये जो लॉ आप सुन रहे हो ना, इसी लॉ का एक्सटेंशन है। कैसे एक्सटेंशन है समझाते हैं, और अभी तुरंत समझ जाओगे कि कैसे किया गया। सपोज यही ए वेक्टर बी वेक्टर मैं जोड़ रहा हूं, डायरेक्शन के साथ मुझे निकालना है, एग्जैक्ट ऐसे ही करना है, तो ए वेक्टर बनाया बी वेक्टर, ऐसा कुछ, और ये जोड़ देते थे। अगर यहीं पे सेम इसी जगह पे ऐसा होता कि ए वेक्टर ऐसे दिया होता और बी वेक्टर यहीं से बना देते, मैं यूज ट्रायंगल लॉ का ही करूंगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम का डायगोनल पैरेललोग्राम को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक इसके बराबर ऐसे खींच दिया, एक इसके बराबर ऐसे खींच दिया। नाउ आई हैव टू ड्रा, आई हैव टू जस्ट ड्रा, केवल क्या ड्रा करना है, एक डायगोनल। ये जो डायगोनल है दिस इज आर वेक्टर। हाँ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, यहां पे यही एंगल ये थीटा है, ठीक है। ये अलग थीटा है, ये अलग थीटा है, दोनों अलग अलग है, तो थीटा बन गया, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर हो गया। इसको और इसके बाद क्या करते हैं, अब क्या कहते हैं कि हम इसका डेरिवेशन कर लें। डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा, डेरिवेशन तो पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट आर वेक्टर को जब निकालते हैं तो ये आता है अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का जो वैल्यू है वो ए है, तो मॉड मैं नहीं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस फार्मूले को याद रखेंगे, याद होगा भी आपको। हाँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर ये एंगल अल्फा हो जाए तो ये एंगल अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर आपने देखा, अगर मैं तुरंत बता दूं, एकदम जल्दी से बताने की कोशिश करूं, तो ये आपके पास है बी वेक्टर, यही है आपका बी वेक्टर, ये बी वेक्टर था। tan अल्फा की वैल्यू अगर मुझे किसी भी तरीके से ये मिल जाए, मैं tan अल्फा निकाल लूंगा। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। इसको मैं जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, ये बी है। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये बी साइन थीटा आ जाएगा। देखिए बी साइन, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। इतना आपका ए वेक्टर, ये आपका बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। tan अल्फा की वैल्यू, tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको मिला हुआ बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए वेक्टर या मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड ही लिखेंगे, मॉड ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। ये सब मॉड में होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, इतना तो आपने पढ़ा ही हो। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं वेक्टर को जोड़ने के, वेक्टर एडिशंस के, कहां पे जरूरत पड़ेगी, कैसे क्या करेंगे, वो हम अभी आगे देखेंगे। और ये बहुत बेसिक है और आपको जाननी ही चाहिए, यू शुड नो, आपको एकदम से जानना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, जानना ही जानना चाहिए। नेक्स्ट है जिसको क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि एक से ज्यादा पैरेललोग्राम बन जाए, एक से ज्यादा पैरेललोग्राम बन जाए, एक से ज्यादा चीजें बन जाए, उस केस में कहते हैं पॉलीगन लॉ। इन चीजों को कहते हैं पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ कैसे वर्क करेगा? कुछ भी नहीं है, आपने इसे पढ़ा हुआ है, आप जानते हो कि पॉलीगन लॉ क्या होता है। पॉलीगन लॉ इज बेसिकली कि हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर हो, देन बी वेक्टर हो, देन सी वेक्टर हो, देन डी वेक्टर हो, और कहा जाए कि आप इसका रिजल्टेंट निकालो। तो जहां पे पहला वेक्टर जहां से शुरू हुआ, जहां पे आखिरी वेक्टर खत्म हुआ, मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, इसका नाम दे देता हूं आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या कहेगा? आर वेक्टर कहेगा दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये सारे मिलके आर वेक्टर। कभी कभी इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जोड़ देता, मैं इसको यहां लिखता हूं कि कहता है कि वह एक वेक्टर है ऐसे ए वेक्टर, फिर कहता है कि एक बी वेक्टर, फिर कहता है कि एक सी वेक्टर, ऐसा, और कहता है इनका रिजल्टेंट। तो जहां से हमने शुरू किया, अगर उन वेक्टर को ट्रेस करते हुए, वेक्टर की डायरेक्शन में ट्रेस करते हुए वहीं पे पहुंच गए, तो इन तीनों का सम होगा 0। आपने जहां से स्टार्ट किया और अगर आप वहीं पहुंच गए वेक्टर को ट्रेस करते हुए, तो आंसर आ गया 0। नीट पेज पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया हुआ मैं बताता हूं आपको। ये शायद ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने इसको कैसे किया, और आपने समझ भी लिया होगा। अभी मैं ये वाली प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्वेश्चन जो सॉल्व कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बेसिकली किस बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको आना ही आना चाहिए, ये वेक्टर की वो चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, इसमें आप कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बताता हूं, और इंटरेस्टिंग कह रहा हूं, और भी चीजें हैं जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। पहला कि रिजोल्यूशन करते ही क्यों है, दूसरा रिजोल्यूशन होता कैसे है, मैं दोनों बताऊंगा। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, चलो रिजोल्यूशन क्यों करते हैं इसको एक एग्जांपल से समझ आपने, आपको आता भी होगा, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं आता होगा। एक फेमस ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा 37 डिग्री के लिए और 53 डिग्री के लिए, तो मैं उसी के बेसिस पे कुछ लेता हूं। तो मान लिया कहता है कि एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दे, यू नो दैट देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से उसने कहा कि ऐसा कुछ है, कह रहा है कि हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर से अच्छा इसको हम लिख देते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड, कहीं पे पड़ा हुआ है, ये वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बता रहा है। और कह रहा है कि 2 सेकंड बाद, आफ्टर 2 सेकंड, या 2.5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि या इसको कह देते हैं कि ये, हाँ 2.5 मीटर पे ही है, 2.5 मीटर पे है, ऐसा कुछ कर दें, थोड़ा आसान बना लेते हैं। तो ये थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कहोगे वेक्टर समझा रहे थे क्वेश्चन समझाने लगे, तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सिंपल बना ले। कह रहे थे कि एक है वो यहाँ पे कहीं पे, इसका जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है 3, आपको समझ में आ भी रहा होगा, ये यहाँ पे रुका हुआ है। नेक्स्ट क्या हुआ, कह रहा है कि अगर ये वेक्टर जो है, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पे कोई मास रखा है, और वो मास 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, और इसी डायरेक्शन में वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आपने कहा कि, तो कह रहा है आफ्टर 2 सेकंड कहां होगा, आफ्टर 2 सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। तो 2 सेकंड बाद वो कितना चलेगा, आप जानते ही हो, यहां से बढ़ जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। तो ये 3 था और 2 और बढ़ जाएगा, यहां पे 5 पे आ जाएगा, यानी ये टोटल 5 हो जाएगा। आपसे कहता है, अगर ये आपसे कहता है कि अब बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन के लिए आप क्या करते हो, आप पोजीशन के लिए दिमाग लगाते हो कि अरे चलो ये हो गया, ये हो गया, फिर 37 डिग्री से निकालें, बात वही पड़ेगी।
अगर आप इसको 37 डिग्री से निकालते हो, 37 डिग्री ट्राइंगल का रूल, 37 डिग्री ट्राइंगल वाला रूल लगा के, तो 37 डिग्री ट्राइंगल आपसे क्या कहता है? अगर ये 5 है और ये आपका पूरा 5 हो गया, ये 37 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 37 रूल आपने पढ़ लिया होगा ना, अब मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये 37 डिग्री और 53 डिग्री की आपको याद होनी चाहिए। 37 डिग्री का ट्राइंगल कहता है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। 53 डिग्री कहता है कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। ये यही होता है। तो ये 3 है, 4 है, 5। अब मैं अगर इसको निकालूं तो 37 डिग्री पे निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको निकालूंगा, फिर मैं एक बार इसको निकालूंगा, इसको निकालूंगा। अब कैसे पता चला क्योंकि ये वेक्टर कहां पे होगा? तो मैं कहूंगा cos 37 निकालूंगा कि cos 37 निकाल लेते हैं। तो 37 डिग्री के हिसाब से ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। तो साइन में y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हो जाएगा 5 sin 37, ये हो जाएगा cos 37, 5 cos 37। तो ये जो बेसिकली ये निकल के है ना, यही तो होते हैं, यही कंपोनेंट है, यही रिजोल्यूशन है, यही रिजोल्यूशन फैक्टर है। और आपने देखा भी कि जिधर जिसके साथ एंगल बन रहा है, जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, वही जिसके साथ ये एंगल बना रहा है, जिस तरफ एंगल बना रहा है उधर cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर में है वो sin थीटा। यानी मैं अगर एग्जैक्टली इसको लिखता कहता कि ये वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, ये वेक्टर कितना है? 5, तो 5 कोई बड़ी बात नहीं। 5 क्या है? ये 37 डिग्री। कहता है इसके कंपोनेंट किधर आएंगे? तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये आएगा 5 cos 37, इधर इसके साथ परपेंडिकुलर में दूसरा बना दो 5 sin 37, बन गया। ये रिजोल्यूशन होता है। रिजोल्यूशन जरूरी होता है तो चीजें निकल भी आती है। अगर पोजीशन वेक्टर देके वेलोसिटी वेक्टर पूछता और तो मैं वेलोसिटी निकाल के वेलोसिटी को ब्रेक कर देता। अगर पोजीशन वेक्टर देके वो वेलोसिटी पूछता तो मैं पहले वेलोसिटी निकाल लेता टोटल की और उसको रिजोल्व कर लेता, तो एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मिल जाता, तो भी मेरे लिए आसान हो जाता। तो रिजोल्यूशन कुछ इस तरह से होता है। अब दूसरा ये होता है कि रिजोल्यूशन क्यों करते हैं, तो आपको समझ में आ गया, एक्स और वाई में चीजों को निकालने के लिए। कैसे करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कहां पे किसको रिजॉल्व करेंगे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस चीज को, किस वेक्टर को कब कहां पे रिजॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से वेक्टर को कब रिजॉल्व करेंगे। और आपने ये पढ़ा होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं कह रहा हूं, इधर देखो, बहुत अच्छे से देखना और इस बात को बहुत ठीक से समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मतलब मेरे कहने का यह है, मान लो ऐसे क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए ही होंगे, और अब तो बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हो तो जरूर किए होंगे। जैसे एक क्वेश्चन लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं कि ऐसा है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है mg, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो कहते हैं कि पहले रिजॉल्व किसको करेंगे? फ्रिक्शन विक्शन दे रखा हो, मान लो कह रहा हो फ्रिक्शन लग रहा हो, इसको नीचे गिरने की टेंडेंसी, तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो सबसे पहली जो चीज करोगे, तुम सोचोगे कि किसको रिजॉल्व करें, इसको रिजॉल्व करें या इसको रिजॉल्व करें, mg को रिजॉल्व करें। तो पहले किसको रिजॉल्व करना है? देखो ये R आएगा, इसको तो हम लोग कहते हैं ये आएगा कंपोनेंट। पहले उसको रिजॉल्व करो जिस तरफ मास के मूव करने की टेंडेंसी, तो मूव के इधर करेगा। तो हमें पक्की बात है कि हमें पहले किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? mg को। एंगल निकाल ही लोगे। अब एंगल निकालने के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, फिर इस पॉइंट पे निकाल ही लोगे सब लोग। मुझे उम्मीद है कि निकाल लेंगे, ये एंगल निकाल ही लेंगे, निकाल लेंगे ना। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं कि एंगल कैसे निकालते हैं। या इस पॉइंट को आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये लाइन को ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, और इनके बीच में एक लाइन ऐसे बना सकते हो, ये एंगल थीटा बना सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। जब थीटा बना लोगे, इधर थीटा आ जाएगा, इधर 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो साइन का कंपोनेंट आ जाइए mg cos 90 माइनस थीटा, जिसकी वजह से इधर आ जाएगा mg sin थीटा। यानी कहने का मतलब ये इसकी तरफ आएगा mg sin थीटा, और जैसे ये कंपोनेंट मिल गया उसके साथ ठीक 90 डिग्री वाले पे भाग जाओ तो दूसरी तरफ आ जाएगा mg cos थीटा। काम खत्म। r को बैलेंस करेगा mg cos थीटा, फ्रिक्शन को बैलेंस करेंगे mg sin थीटा। तो ये एक बहुत जनरल एग्जांपल है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि एक बड़ी सी बॉल है, वह ऐसे फंसी हुई है कि एक ऐसे है, एक ऐसे है, और ये बिल्कुल सीधा है, ऐसा दिया हुआ है। कहता है कि किसको ब्रेक करें? तो क्यों ब्रेक करोगे? इसको क्यों ही ब्रेक करोगे? मान लो कि इसका नॉर्मल रिएक्शन तुमने कहा n1 और इसका नॉर्मल रिएक्शन कहा तुमने n2, और यहाँ पे पॉइंट है, इस पे इससे मान लो mg।
अब कहोगे कि हम किसको रिजॉल्व करें, mg को रिजॉल्व करना ही क्यों है, mg तो पहले से y डायरेक्शन की तरफ भाग रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम ये सोचने लगते हैं कि N2 N1 में से किसको, जब आप फ्रिक्शन में जाके डिराइव करते हो, फ्रिक्शन वाले फार्मूलों को डिराइव करते हो, जहां पे कोई गाड़ी है एक जगह पे घूम रही है, एक जगह बैंकिंग हो रही है, तो बैंकिंग में ये सोचने लगते हैं कि अरे नॉर्मल को तोड़े, कि टेंशन को तोड़े, कि किसको तोड़े, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। क्यों सोच रहा है? देखो तो ये बैलेंस है, ये सीधा पॉइंट आउट कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में अपने अच्छे से है, ये जो है mg वाई डायरेक्शन में मजे में। हमें इन दोनों को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। we have no need to break this। हमें इसको ब्रेक करने, हमें ब्रेक करना है N2 को। N2 के साथ मान लो ये एंगल थीटा, तुरंत दिमाग लगाना है, तुरंत दिमाग लगाना है, तुरंत दिमाग लगाना है। अगर N2 को हम ऐसे देख रहे हैं, N2 का रिएक्शन इधर की तरफ है, तो इसका इधर ही जाएगा। अरे भाई डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन इधर तो मतलब ऊपर की तरफ, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जिसके साथ थीटा बनता है, जिसके साथ थीटा बनता है उसके तरफ हमेशा 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 उसकी तरफ क्या है, cos थीटा। तो ये आ गया N2 cos थीटा, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, किधर नीचे की तरफ N2 cos थीटा, और 90 डिग्री वाला N2 sin थीटा। काम खत्म हो गया, एक बार में ब्रेक हो गया, एक बार में ये ब्रेक हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है। और किसको ब्रेक करना है तो बैलेंस कर ही लोगे, N1 किसको बैलेंस कर रहा है, N2 किसको बैलेंस कर रहा है, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, तुरंत हो जाएगा। एक और बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, और बहुत ही ज्यादा जनरल क्वेश्चन है। कहते हैं कि ऐसा है कि एक धागा है तुम्हारे पास और ऐसा बना देगा, एक थीटा ऐसे कह देगा, पेंडुलम यहां पहुंचा हुआ है या कुछ भी है, थीटा एंगल में, यहां से इसका मास mg लटक रहा है, यहां से इसका मास mg लटक रहा है। पढ़े ही होंगे कि धागे में टेंशन थीटा, धागे में टेंशन टी। अब सोच रहे हो कि किसको तोड़े, टी को तोड़े कि mg को तोड़े? आसान किसको तोड़ना रहेगा, mg को भाई। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको यहां पे छोड़ दोगे तो ये इसकी तरफ भागेगा और उसको टी नहीं भगाएगा, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ये टी नहीं भगाएगा, टी तो खुद ही टेंशन से बना हुआ है। ये थीटा है तो यहां पे खींच दोगे, ये भी थीटा, अरे बन जाएगा ना, अरे ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, इसमें तो कोई बात नहीं, तुरंत पता चल जाएगा कि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, किसको ब्रेक करना है। तुम इसको, या फिर नहीं समझ में आया, इसको ऐसे लाइन में आगे बढ़ा दो, अब तो समझ में आ जाएगा कौन किसको खींच रहा है। तो इसकी तरफ तोड़ोगे, थीटा एंगल जिधर बन रहा होगा तो mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। आप एक बार में इस चीज को समझ सकते हैं, कब mg sin थीटा, कब mg cos थीटा। mg sin थीटा वो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको खींच के ले आए, mg sin थीटा वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको खींच के ले आए। तो ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, एक बार में आप समझ सकते हो कि रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। रिजोल्यूशन का रूल भी आपको याद हो गया, फिर से याद नहीं है तो एक बार और रिकॉल करा देते हैं कि हमारे पास एक, मान लो हॉरिजॉन्टल, हर बार हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, चलो वेक्टर से, हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है और ये एंगल ऐसे बना रहा है, ये सब, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। अब रिजॉल्व करना है, इधर मान लेते हैं, वो इधर मान लेते हैं वाई, ये मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वैसा है, ये एक्स है, इधर क्या है वाई। कहते हैं ब्रेक करना है, वेक्टर मान लो ए है, तो ए वेक्टर कहते हैं, ए वेक्टर फोर्स हो सकता है, टेंशन हो सकता है, टेंशन भी एक फोर्स ही है, तो वे दोनों ही हो सकता है, ए वेक्टर दोनों ही चीजें बता सकता है। तो कह रहे हैं कि मान लो वेलोसिटी है, जो भी हो, हमको इसको तोड़ना है, और थीटा एंगल इधर दिया हुआ है, तो जब थीटा, जिसके साथ थीटा बना उधर साइन है, उधर कॉस, ये कॉस थीटा, जो परपेंडिकुलर में आया ये साइन थीटा, काम खत्म, एक बार में ब्रेक हो गया। किसको ब्रेक करना है मैंने बता ही दिया। हमेशा दिमाग में ये रखेंगे कि किस तरफ मूव करने की टेंडेंसी है, भागना किधर चाहता है, पार्टिकल किस तरफ मूव करना चाहता है। जिस तरफ मूव करना चाहता है, वेक्टर को या फोर्स को या वेट को, पहले उधर ही तोड़ो, और जैसे ही तोड़ोगे आधे इक्वेशन वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ही तुमने इक्वेशन वेट ब्रेक कर लिया, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इतना ही चाहिए। मैं वेक्टर को अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाने चाहिए। हमें इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। आज तो मैं केवल वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं प्रोजेक्टाइल में घुसूंगा, बिना वेक्टर के आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। आपको वेक्टर के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये होता है। एक चीज इसके साथ और जो आप लोगों को एकदम बेसिक है, पता भी होगा, एक्स वाई जेड होता है, ये एक्स हो गया, मान लो ये वाई हो गया, मान लो ये जेड हो गया। एक्स में हम कहते हैं आई कैप, वाई में हम कहते हैं जे कैप, जेड में हम कहते हैं के कैप।
मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ, और थोड़ा ठीक से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ, ए वेक्टर है, ए वेक्टर। हाँ, ये ध्यान रखें कि ये दो अलग अलग प्लेन में है, मतलब दिख नहीं रहा होगा, ये अपने आप में 90 डिग्री, अपने आप में 90 डिग्री, अपने आप में 90 डिग्री, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है। ये अलग प्लेन है, ये वाला अलग प्लेन है, और जैसे एक दीवार के कॉर्नर को देख के समझते हो, तो ये तीनों अलग अलग प्लेन को दिखा रहे हैं। ये अलग, ये एक अलग प्लेन है, ये नीचे वाला अलग प्लेन है, और साइड वाला अलग प्लेन है, ये तीनों अलग अलग प्लेन है। तो मान लो कि एक ऐसा दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, और कहे कि ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल थीटा है। कहता है वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालोगे? तो पहले, सबसे पहले बिना सोच, अच्छा एक चीज और, मान लो ये एंगल भी दे रखा हो, ये एंगल थोड़ी देर के लिए फाई कह लो। सबसे बेसिक एग्जांपल लगभग हर कोई वही देता है, मैं भी उसी को पकड़ के चलता हूं। अगर कहीं और से कुछ पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो यहां से फिर से एक बार आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। तो ए वेक्टर है, इधर थीटा है, तो मैं इधर पकड़ के चलता हूं इस तरफ। तो देखो ये वाला है, इस लाइन के बारे में बात करते हैं। हमारा ए वेक्टर है, तो इस लाइन के साथ, इस लाइन के अलॉन्ग वो आ जाएगा ए cos थीटा में। और क्योंकि ये अलग प्लेन में है और ये y हमेशा इसके साथ 90 डिग्री पे हो, अरे भाई ये ऐसे है, अब बना तो नहीं सकते 3D, ये ऐसे है और इसके ऊपर ये ऐसे है, तो ये a cos थीटा का a cos थीटा इधर आएगा इस प्लेन में, तो इधर a sin थीटा, इसमें सोचना ही नहीं है। z के साथ क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छा चीज है कि z के साथ कैसे करेंगे। तो देखो क्या करना है z के साथ, ये फाई एंगल पे बना हुआ है, तो ये एक वेक्टर आ गया इस प्लेन में, और इस प्लेन में ये दोनों को प्लेन, मतलब z एक्सिस और a cos थीटा, तो a cos थीटा का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला इधर वाला z के साथ, ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा cos फाई। इस पे एक क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो नीट का भी और एक जेई का क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये देखो a cos फाई, तो x में क्या आ जाएगा? अरे ये इसी प्लेन में है, ये आ गया, ये cos थीटा है, तो ये cos थीटा वेक्टर टूटेगा, तो x में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x, ये इसके साथ 90 डिग्री वाली, ये 90 डिग्री, ये ऐसे है, ये कुछ ऐसा बन गया, तो ये वाला हम इधर मिल गया, ये हमको बताना है, x वाला ये हो गया, z वाला हो गया, तो हमको z वाला बताना है, तो हमको ये a cos थीटा को तोड़ना है, तो a cos थीटा और sin ये हो जाएगा। आई होप ये आपने इस बात को फिर से समझ लिया। देखो फिर से एक बार समझो कि क्या दिया था और मैंने क्या किया। उसने एक वेक्टर दे रखा, ये वेक्टर दे रखा था, वेक्टर था एक्स वाई प्लेन में, उसके बाद उसका एंगल दिया हुआ था नीचे की तरफ वेक्टर के साथ, यानी एक लाइन ऐसे स्पेस में थी और ये एंगल दिया हुआ, तो हमने इसके साथ तोड़ा, तो इसके साथ तोड़ा तो एक आया एक cos थीटा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये 3D स्पेस में है, एक 3D लाइन में है, तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट बने हुए हैं, तो मेरा वेक्टर जो है कुछ मान लो यही है यार, जैसे बना हुआ है ऐसे है, और ये एंगल दिया हुआ है नीचे, ये इधर, ये हमारी इस प्लेन में कोई एंगल दिया हुआ है, तो ये जो एंगल है, तो इसके साथ अगर ये इसके साथ थीटा एंगल पे होगा या इसके साथ ये थीटा एंगल पे होगा, तो ये cos थीटा इधर आ गया। अब ये z के साथ इसका एंगल फाई दिया हुआ है, ये z एक्सिस है, ये लाइन z एक्सिस, तो इस लाइन के साथ अगर फाई, वेक्टर हमारा बन गया a cos फाई को z के साथ तोड़ेंगे तो तो z के साथ तो फाई एंगल, तो a cos थीटा cos फाई ये बन गया, और ये ऐसे होगा तो ये z होगा और एक लाइन ऐसे होगी, और ये जो मतलब ये ऐसे और ये x वाली होगी, तो उधर साइन चला जाएगा, तो ये साइन थीटा तो हमेशा रहेगा। तो a cos थीटा के कंपोनेंट जो है वो भी मैंने उसी रूल से तोड़े हैं कि जिसके साथ एंगल बनता है उसकी तरफ एक फैक्टर, दूसरी तरफ। समझने की कोशिश करिए, 3D वेक्टर बहुत इजी चीजें नहीं है, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। बहुत सिंपल है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ था, एक्स वाई प्लेन के साथ दिया हुआ था, उसमें ए वेक्टर कहीं भाग रहा है, और एक्स जेड प्लेन में एक लाइन है जिसके साथ थीटा एंगल, तो मैंने थीटा एंगल पे उसको तोड़ दिया, तो उसको ए cos थीटा, और दूसरी तरफ ये प्लेन इस प्लेन इसके साथ हमेशा 90 डिग्री पे, तो इधर हमेशा क्या आएगा, ए sin थीटा, तो ए sin थीटा आ गया, ए cos थीटा आ गया, और ए cos थीटा के दो एंगल बन रहे थे। मैंने कहा कि एंगल अगर जेड लाइन में जेड वाई लाइन के साथ फाई बना रहा, तो जेड एक्सिस ये नीचे के, अगर मैं अपने फ्लोर को देखिए और बीच में ए cos थीटा खींच लीजिए, तो ए cos थीटा खींचेंगे और जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल
ये cos फाई, ये cos थीटा, ये वेक्टर है और टूटा है cos फाई में, तो एक cos थीटा cos फाई और दूसरी तरफ एक cos थीटा sin फाई, काम खत्म। x के साथ एक cos थीटा sin फाई और इसके साथ ही आ गया। तो 3D वेक्टर को तोड़ने का ये तरीका है। अगर आप 3D वेक्टर को ब्रेक करना चाहते हैं तो यू हैव टू डू दिस। ऐसे टूटेगा ये। इस कॉन्सेप्ट को एक बार और देखिए, अपनी तरफ से देखिए, तुरंत देखिए। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। तो आप मुझे उम्मीद करता हूं कि आपने जनरेशन ऑफ वेक्टर ठीक से समझ लिया होगा। मैं जल्दी बोलने में थोड़ा सा वो गला खराब हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया और मैंने कहा कि आप इसे समझ लीजिए। बाकी इस चीज को ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद एक प्रोडक्ट की बात आती है। वेक्टर के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? तो पहला होता है डॉट प्रोडक्ट्स। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। डॉट प्रोडक्ट का अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, अपने आप में एक बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन ही सॉल्व करता है, और आपको इस चीज को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली बहुत ध्यान देके समझना होगा। आप कहोगे अरे सर इसमें क्या है, फार्मूला तो है। अभी फार्मूले पे जब क्वेश्चन बनेंगे तो कहोगे तो ये क्या? दोनों ही बातें हैं। जब फार्मूला एकदम सिंपल लगता है उस पर क्वेश्चन हमेशा सिंपल नहीं होते, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पकड़ा तो अभी आप कहोगे कि ये क्या ही बन गया। चलो देखते हैं। अभी देखो ना, अभी डॉट और क्रॉस में पढ़ा के और फिर दोनों को एक में मिक्स करते हैं, तब देखना। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, दूसरा हो गया बी वेक्टर, तो इसका आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये ही होता है। अब मान लो दो वेक्टर हैं, मतलब एक कंडीशन की तरफ समझते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मान लो दो वेक्टर हैं ऐसा, एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। हाँ एक बात और बता दो, ये डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू देता है, तो इसमें डायरेक्शन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे चीजें कुछ आसान हो जाती हैं। मान लो दोनों 90 डिग्री पे हैं, मान लेते हैं कि दोनों 90 डिग्री पे हैं। अगर दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो हम कहेंगे अच्छा ए वेक्टर का मॉड मान लो, मॉड ए वेक्टर की वैल्यू ए ही ले लीजिए और मॉड बी वेक्टर की वैल्यू बी ही ले लीजिए। मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दोनों पे वैल्यू मैंने बी ही ले ली, ए ले लिया बी ले लिया। अब इसी फार्मूले में रख दो कि कहता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो मॉड ए मॉड बी साइन सॉरी कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, आंसर जीरो। तो इसी को कहता है एक रूल की तरह, व्हेन देयर आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर वो जिनके बीच में डिग्री 90 डिग्री, तो जब हमारे पास दो ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। इससे एक क्वेश्चन और बनता है और वो बड़ा अच्छा है। अच्छा इससे एक चीज और बनती है कि दो वेक्टर के बीच में अगर हमको एंगल निकालना तो भी हम इसी का यूज करते हैं। हम यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कहते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी। मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि मैं आपको वेक्टर पूरी तरह पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं फार्मूले के डेरिवेशन पूरी तरह से आपको नहीं बता रहा, मैं आपको वेक्टर एक बार रिकॉल करा रहा हूं कि जब हम क्वेश्चन करें तो आप उन क्वेश्चन को देखते देखते ऐसे चुटकियों में सॉल्व करें। मैं बस वही आपको बताना चाहता हूं, मैं कुछ नया अलग नहीं बता रहा। फिर से समझिएगा, मैंने कहा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए मॉड, बस इतना ही। अब आप कहोगे इस पे क्वेश्चन अभी बनेंगे, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो बनेंगे, अभी तो थोड़ा सा फंक्शन रिकॉल कर लें। मैं चाहता था कि इसके साथ ही क्वेश्चन कराना, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेंगे तो हम लोगों की चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा इसी पे एक क्वेश्चन आता है बेटा, जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, देखो इसको थोड़ा समझ लेना। एक वेक्टर है एक वेक्टर है, ये हमारे पास है बी वेक्टर, और एक वेक्टर है ए वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा। अगर मैं ए वेक्टर को बी वेक्टर की डायरेक्शन में देखूं कि इस ए वेक्टर का कितना हिस्सा बी वेक्टर की तरफ है, कितना हिस्सा मतलब इसका कौन सा पार्ट बी वेक्टर की तरफ है,
उसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यानी मुझे ए कॉस थीटा की, इसलिए थीटा एंगल है तो इधर ए कॉस थीटा आएगा, तो मुझे ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसी फार्मूले से जब हमने कहा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, तो एग्जैक्टली मैं बच्चा मॉड ए अगर ए हो मॉड बी हो तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मुझे प्रोजेक्शन निकालना है ए का बी की तरफ, यानी मुझे ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ए कॉस थीटा को यहीं रखिए, बी को पकड़ के नीचे ले जाइए, बन गया फार्मूला, जिसको आप कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी। आई होप कि आपका ये पुराना लॉजिक होगा जो अभी सॉल्व हो गया होगा। ये एक पुरानी चीज होगी जो अभी सॉल्व हो गई होगी, एक पुरानी थीम जो होगी मैंने उसको सॉल्व कर दिया होगा, ये सॉल्व हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा कर दिया मैंने। ये एक तरीका है सॉल्व करने का। इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट्स को पकड़ते हैं, और डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी चीजें आपको रिकॉल होनी चाहिए, और इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार इसको पूरे को ठीक से देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फार्मूले किसी को समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट करता हूं। हेलो, अरे क्लास ले रहे हैं जी, आज 8 बजे से क्लास है। तुम तो एकदम परेशान कर दो। आज ही बोले थे ना आज क्लास है। परीक्षा कनेक्ट था क्या? सो दिस इज द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये डॉट प्रोडक्ट की तरह इतना इजी नहीं है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड। और कैसे कॉम्प्लिकेटेड है मैं बताता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर कुछ ऐसा तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इतना आसान, जितना आपको दिख रहा है उतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक तीसरा वेक्टर ही देता है, ये कोई स्केलर नहीं देता, उसको कहते हैं सी। अब सी होता क्या है? मान लो कि हमारे पास एक ए वेक्टर है और इसके साथ हम इस ए वेक्टर में हम बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी वेक्टर के साथ इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान लेते हैं कि बी वेक्टर यहां पे, बी वेक्टर यहां पे, और आपसे कहता है कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, तो पहले के लिए आपको अपनी उंगलियों का यूज करना होगा। अपने पकड़िए, ए को पकड़िए और बी की तरफ लेके जाइए, ए को पकड़िए और बी की तरफ लेके जाइए। कर्ल योर फिंगर फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर। ए वेक्टर से स्टार्ट करिए और बी वेक्टर की तरफ जाइए, ए वेक्टर से स्टार्ट करिए और बी वेक्टर की तरफ जाइए। और जो आपका अंगूठा है ये इस प्लेन के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाली जो प्लेन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। मैं कहता हूं फिर से एक बार, इस बात को उतने ही ध्यान से समझें, उतने ही ध्यान से समझें। हम अब क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। शुरुआत में मैं बहुत सिंपल से क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 करके बढ़ाएंगे। शुरुआत में बहुत सिंपल से क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो हमने कहा ए वेक्टर है, ए वेक्टर से किधर जा रहे हैं? बी वेक्टर की तरफ। तो ए से बी की तरफ जाएंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में। और ये जो तीसरा हमारा अंगूठा होगा, इट इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है।
ये इन दोनों वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से जो प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। आई होप कि प्लेन का आइडिया आपको हो, तो इस तरह से आप इसके बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन जो होती है, अच्छा अगर मैं यही बात करूं, हाँ इसके पहले जो मैंने डॉट प्रोडक्ट की बात किया था, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जी एग्जैक्टली इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बट इन केस ऑफ, मैं फिर से समझाता हूं, बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ऐसा क्यों? यहीं से देखो, यहीं से सेम ही है कि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। मैं कहता हूं कि ध्यान से इस चीज को समझिए कि ए वेक्टर की डायरेक्शन, ये ए वेक्टर से पकड़ा बी की तरफ उंगलियां मोड़े, ए वेक्टर को पकड़ा बी की तरफ उंगलियां मोड़े, ए वेक्टर की तरफ पकड़ा बी की तरफ उंगलियां मोड़े, तो ये अंगूठा बाहर की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ जा रहा है आउटवर्ड, यानी ये जो मेरा थंब होगा ये जो डायरेक्शन देगा, ये थंब की डायरेक्शन हो गई, ए से गए बी की तरफ, ये डायरेक्शन थंब की होगी। तो जो थंब की डायरेक्शन है ये 90। अब यही मैं कहता हूं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी से पकड़े और ए की तरफ जाए, बी से पकड़े तो ये थंब अंदर की तरफ, यानी ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के इक्वल नहीं, लेकिन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डायरेक्शन सीधे सीधे बदल जाएगी, एग्जैक्टली पलट जाएगी, एग्जैक्टली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन ठीक रिवर्स हो जाएगी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डायरेक्शन ठीक रिवर्स हो जाएगी, ठीक रिवर्स। ये एक सिचुएशन है और बहुत अच्छी सिचुएशन है, इसको हम ऐसे ही समझ रखते हैं। तो हम मुझे लगता है कि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट, ये सब चीजें कैसे वर्क करती हैं आपको आइडिया लग गया। अब हम पहले बहुत सतही छोटे छोटे से क्वेश्चन उठाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे बड़े क्वेश्चंस में, फिर नीट में आए क्वेश्चंस को देखेंगे। ये आप, मुझे लगता है कि आपको पूरा आइडिया लग गया होगा। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तुरंत बता दीजिए, आई होप कि आपको आंसर आता हो। अब तुरंत आंसर बता दीजिए, तुरंत तुरंत तुरंत, विद इन 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 2 3 काउंट करेंगे। वन टू थ्री तुरंत काउंट करेंगे और तुरंत काउंटिंग के बाद आप आंसर दे देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा, तो आप आंसर तुरंत दे दीजिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को भी हम लेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा उसके साथ उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, यानी किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। इसको आप कॉमन सेंस से ही सॉल्व कर लो यार, कहां हर जगह फार्मूला लगाओगे और फिर फार्मूला लगा के बताने चाहोगे। अब कहोगे कि सर एकदम सिंपल है ना भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या ए वेक्टर, चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता तो वो भी तो उसी प्लेन में रहेगा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा उसके साथ परपेंडिकुलर पे, यानी चाहे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, ये वेक्टर उनके साथ परपेंडिकुलर पे, यानी दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, रेडियन में π/2। एक लाइन का आंसर है, तुरंत बना लोगे, तुरंत बना लेंगे, तुरंत। ये एकदम इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कोई भी वेक्टर दे सकता है और देता ही है। फाइंड एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड 4i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 8 कैप। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिख दिया। मैं अभी भी नीट में आए हुए क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको तो तुरंत ही बना लो। कॉन्सेप्चुअल पे तो अभी पहुंचे भी नहीं, अभी आएंगे उस पे, धीरे धीरे करके उस पे भी आएंगे और थोड़ा और अच्छे से उस पे सॉल्व करेंगे। फाइंड एंगल बिटवीन 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप एंड 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। क्या करना होगा? हमको पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a b cos थीटा, या cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई मॉड a मॉड b वेक्टर का मॉड में मॉड आपको निकालना आता होगा, मैं उसके उतने बेसिक पे नहीं जा रहा हूं। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड बहुत छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ है, मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बता देता हूं किस ईयर में आया है। दिस इज नीट 2016 ईयर, फेज 1 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब क्वेश्चन ये था, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, if the magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of difference of these two vectors, difference of these two vectors, then find the angle between the vectors। तो आपको वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़िए। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एक बार खुद से ट्राई करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए 3 से 3 1 2 3 तक। अगर आप लॉजिक पकड़ पाते हैं कि इस लॉजिक से करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, आपको उस पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा अच्छे लेवल का कराएंगे, इसको जल्दी से करिए, ट्राई करिए जल्द से जल्द करने का। बहुत तेजी से ट्राई करिए। सो क्वेश्चन इज कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मॉड का फॉर्मूला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अभी तुरंत पढ़ा था, तो हम लोग उसको उसी को लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इसको ले आएंगे, इट इज गोइंग टू बी 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। इट मींस दे आर ऑर्थोगोनल, इट मींस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इट मींस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। काम खत्म। हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा, हो गया होगा। दूसरा तरीका क्या सोच सकते थे यार, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कब होगा? अरे भाई जब दोनों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे बने हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये 90 डिग्री पे माइनस करोगे तो यही ए वेक्टर को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करो, बी को पलट लो, तब भी
साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। कॉमन सेंस की बात, क्वेश्चन देख के बता सकते थे। हर क्वेश्चन में कलम उठाने की जरूरत थोड़ी ना होती है, तुरंत ही कर सकते थे। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इसे सॉल्व करना है। हाँ, एक फॉर्मूला मैं ये बताना भूल गया कि अगर मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो, सपोज वी हैव अ पैरेललोग्राम, तो स्क्वायर जैसा भी है, पैरेललोग्राम तो है ही है। तो मान लो उसका एक वेक्टर को ए वेक्टर से दिखा सकते हैं और दूसरे को बी वेक्टर से दिखा सकते हैं। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो होता है, वो एरिया वेक्टर जो होता है वो आता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल। हाँ, एक चीज और, मतलब काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मान लेते हैं कि कभी 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 आ जाता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तुमको बताना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मान लो ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी हो और दे रखा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। बी वेक्टर भी दे रखा हो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप या प्लस 6k कैप, जो भी मान लो। तो यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पढ़ा होगा आपने ये सारे फार्मूले, आपने एक बार तो देखे ही होंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स को। डिटरमिनेंट अगर लाइनें सीधी करते हैं, ये वेक्टर वैल्यू में भी काम आ जाता है। कैसे वर्क करता है, कहते हैं यहाँ पे आई, फिर माइनस डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के रूल से प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब हम इसकी बात करते हैं, और इसके जो मल्टीपल होते हैं आई जे के कैप के, उनको पहले लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 2 3 माइनस 2। नेक्स्ट बी के लिखेंगे 3 4 6। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, जिसकी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आई लिखेंगे, तो आई क्या, जिसको लिखते हैं उसके रो और कॉलम को बंद कर लेते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये रो और कॉलम, आई का रो आई का कॉलम बंद हो गया, इसका वैल्यू इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 3 इंटू 6 18, माइनस करेंगे 4 टू 8, माइनस में आएगा, माइनस में से प्लस हो जाएगा, प्लस 8। नेक्स्ट माइनस जे क्या, माइनस जे के बाय करेंगे, जे वाला बंद कर लेंगे। ये पूरा कहानी हमारे लिए बंद है, दिस विंडो इज क्लोज फॉर अस, हमको ये देखना है। तो 2 6 12, माइनस माइनस में से प्लस हो जाएगा, 3 2 6 6 प्लस के कैप। हाँ, इस पे परेशान नहीं हो जाएगा, डिटरमिनेंट ये कहता है कि प्लस माइनस प्लस, इसलिए जे माइनस में आता है, उसको अलग से दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। जे माइनस में ही आता है, क्यों आता है, डिटरमिनेंट रूल से, प्लस माइनस प्लस, सिंपल सा केस है। ठीक है, अब पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको मेथड सीखना है। नेक्स्ट के कैप, के कैप की बात करेंगे तो के के लिए 2 इंटू 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 6 12, 3 2 6, माइनस माइनस में आ जाएगा तो माइनस आ गया, तो माइनस आ गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, काम खत्म। तो आ जाएगा 18 प्लस 8 26 आई कैप माइनस 18 जे कैप प्लस 18 के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। ये दो वेक्टर का मल्टीप्लाई हो गया, और इसी दो वेक्टर के मल्टीप्लाई पे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम हो जिसके दो वेक्टर, जो दो साइड दो वेक्टर से दिखाई जा सकती हो, एक ए वेक्टर से एक बी वेक्टर से, तो इसके एरिया वेक्टर का, हाँ एरिया भी यहाँ पे एक वेक्टर है। अब आप कहोगे एरिया कब से वेक्टर होने लगा, तो आपने शायद गॉस लॉ भूल गए हुआ। गॉस लॉ में बिना एरिया वेक्टर के काम ही नहीं चलता। तो एंगल निकालने के लिए एरिया वेक्टर का यूज चाहिए। तो एरिया वेक्टर, एरिया भी एक वेक्टर है। तो जब एरिया एक वेक्टर है तो कैसे वर्क करेगा, उसका वैल्यू क्या होता है, आप इसको निकाल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इससे एरिया वेक्टर मिल जाएगा और उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी, उस पैरेललोग्राम के एरिया की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। एक बार इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं और तुरंत कराते हैं।
नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये किस ईयर में आया हुआ है, एग्जैक्टली ईयर मेंशन नहीं, ये जेई का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent side are, whose adjacent sides are whose adjacent sides are I cap minus 2j cap plus 3k cap and 2i cap plus 4j cap plus k cap। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड को इन दो वेक्टर से दिखाया जा सकता है। आपसे एरिया पूछ रहा है, डायरेक्ट फार्मूले पे है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एरिया का फार्मूला, एरिया वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकाल सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि एरिया एक वेक्टर है यहाँ पे, तो एरिया वेक्टर के लिए आपको एरिया का फार्मूला लगाना पड़ेगा। आप एरिया वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निकाल सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर सी वेक्टर ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, सी वेक्टर ऑल यूनिट वेक्टर्स एंड, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। and a vector plus b vector plus c vector is 0 and a vector plus b vector plus c vector is equals to 0, then find a vector dot b vector plus b vector dot c vector plus c vector dot a vector. You have to find the value of this. Option 1 minus 3 by 2 minus 3 A B C D। ट्राई करें, खुद से ट्राई करें और बहुत जल्दी से बता दें आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे आसान तरीका होता है जो दिया हुआ पहले उसी को देखो। यूनिट वेक्टर है यानी वैल्यू के लिए हमें नहीं सोचना, कहीं पे ए स्क्वायर आता है तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी, कहीं ए बी ए इंटू बी आता है तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कैसे निकलेगा, ये हमको सोचना है। मॉड ए इंटू मॉड बी होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा वो एग्जैक्टली हमको नहीं पता। तो जो हमें पता है हम वहीं से शुरुआत करते हैं। हमें पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 0 है, सो यहीं से शुरुआत कर लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर का ए वेक्टर में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए वेक्टर का बी वेक्टर में मल्टीप्लाई। वैसे तो आपको इसका फार्मूला पता होगा, ए बी सी का ए बी सी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर ये वेक्टर में है तो यही है वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट इस तरह यूज भी कर सकते हैं। और इज इक्वल्स टू ये भी तो देखना है, इक्वल्स टू में क्या आएगा, ये और ये ए प्लस बी प्लस 0 है तो आंसर में तो 0 ही आएगा। सिंपल, ये हो गया 0। ए स्क्वायर, हमको ये पता है कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। ए स्क्वायर कैसे बनता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा मॉड ए मल्टीप्लाइड बाई मॉड ए cos 0, दोनों के बीच का एंगल, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल 0, तो मॉड ए ए स्क्वायर cos 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यही बन जाएगी।
और इसकी वैल्यू पता है, एक यूनिट वेक्टर है ये, अरे वेक्टर तो यूनिट है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1, सी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, तो इधर आ गया -3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। वैल्यू इसको इधर कर देंगे -3/2, दिस इज द फाइनल आंसर। कहां पे गया -3/2, ये अपना -3/2 आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है, कितने आसानी से कर सकते थे। देखने में लग रहा होगा कहां से शुरू कर लें, पता चला कहां से शुरू हुआ, हो गया होगा, पता तो चल ही जाएगा कैसे शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और जो वेक्टर सम में हमने बताया था, मैंने एक बार बताया था कि अगर वेक्टर का हम ऐसा सम करें कि एक वेक्टर से स्टार्ट करें और उसी वेक्टर के एंड पे पहुंच जाएं वेक्टर्स को जोड़ते हुए, जब हमने ये कहा था कि हम बहुत सारे, अगर हमारे पास एक बहुत सारे डायगोनल बहुत सारे वेक्टर्स दिए हुए हों, सबको ऐड करते करते हम एक वेक्टर्स के जिस वेक्टर से शुरुआत किया उसके एंड पे ही पहुंच जाते हैं, तो उस केस में सारे वेक्टर का सम 0 हो जाता है। उस पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नीट ने पूछा था, और वह देखिए कैसे पूछा था। उसने कहा था इफ अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी v and it is influenced by vector sum of forces which can be given by, देखिए क्या दिया हुआ था, ऐसे एक वेक्टर, फिर एक वेक्टर ऐसे, फिर एक वेक्टर ऐसे, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। इन फोर्स से इन्फ्लुएंस होता है। देन व्हाट अफेक्ट, क्वेश्चन ये था कि ये क्या अफेक्ट पड़ेगा, नहीं उसके नीचे ऑप्शन लिखे हुए थे, मैंने इसको सॉर्ट कर दिया क्योंकि आपको मुझे लॉजिक समझाना था। देन व्हाट अफेक्ट it on velocity, what effects of it on velocity, velocity पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कहा था एक वेक्टर को पकड़ो, अगर देख भी रहे होगे तो P से ही पकड़ दो, ये वेक्टर यहां से यहां आया, यहां पहुंचा, फिर ये यहां से यहां गया, यहां पहुंचा, फिर ये यहां पहुंच गया। तो ये सारे जो वेक्टर देख रहे हो, ये सारे वेक्टर जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म है, यानी इनका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उस ऑब्जेक्ट पे ये 0 फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, और जब फोर्स 0 अप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर v वेलोसिटी से चल रहा होगा तो इट्स वेलोसिटी विल कांस्टेंट, इट्स वेलोसिटी विल कांस्टेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस फोर्स के लगने से, इट्स वेलोसिटी विल कांस्टेंट। पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, इट्स वेलोसिटी विल कांस्टेंट, इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको यहाँ पे डालते रहें, टिक करते रहें। हम अगले के अगला देखते रहेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अभी और टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सारे टॉपिक क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन जो है नीट पे ही आया हुआ है, शायद नीट 2025 का है, उसको हम लोग देखेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। द क्वेश्चन इज इफ द गिवन है, दो वेक्टर है, मैं आपको ईयर बता देता हूं। द ईयर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2024, और ये क्वेश्चन है इफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, देयर आर टू वेक्टर्स, एक वेक्टर है ए वेक्टर, और इट इज गिवन बाय cos ओमेगा टी आई कैप
प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। एंड नेक्स्ट है बी वेक्टर, इट इज कॉस ओमेगा टी आई कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप एंड साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। कह रहे हैं दीज वेक्टर्स आर फंक्शन ऑफ टाइम, these vectors are function of time. Then at what time these two vectors will ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। The given options are first A is equals first option is T is equals to pi by omega. T is equals to pi by omega. Second option is T equals to 0. Third option is T equals to 2 pi by omega. And D, it is the last option is 3 pi by omega. एक मिनट का पॉज लीजिए और तुरंत इसको सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व करिए। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, बेसिक वेक्टर्स पे बना हुआ क्वेश्चन है। आपको इसे तुरंत सॉल्व करना है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर दे दीजिए। लॉजिक लगाइए, जो लॉजिक आपने अभी सीखे हैं उन्हीं लॉजिक्स का यूज करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली वही करना है, एग्जैक्टली उसी लॉजिक को प्रोसीड करना है और उसी लॉजिक के प्रोसीड पे आप क्वेश्चन बना लेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट जाए, आपकी कुछ टॉपिक बच जाएं, आप उसको फिर से पूछेंगे, जितनी बार आपके पॉसिबल है उतनी बार पूछेंगे। आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में एग्जैक्टली पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उनका क्वेश्चन अगली बार में दे दूंगा। कोई लॉजिक, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है, यू हैव टू पोस्ट दोज कमेंट्स, आपको कमेंट्स पोस्ट करने हैं, मैं उसका आंसर आपको एग्जैक्टली वैसे ही दे दूंगा। So A vector is equals to cos omega t I cap plus sin omega t j cap. B vector is cos omega t by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap. और ये हमको करना है। लॉजिक अभी भी वही लगाएंगे, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं then A vector dot B vector is going to be 0। वही फार्मूला यहां पे अप्लाई कर लीजिए और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री cos omega t I cap plus sin omega t j cap exactly multiplied by cos omega t I cap by 2 I cap plus sin omega t by 2 j cap। हमको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दो चीजें हैं। तो आई कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई आप जानते हैं, तो आई कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है भी नहीं। अब इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा कि अगर आई डॉट आई करते हैं तो ये 1 आएगा, बट अगर आई डॉट जे करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। तो मैं अगर इस टर्म को पकड़ूं तो मुझे केवल आई वाले को आई वाले के साथ लिखने की जरूरत है, यानी मैं लिखूंगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 एंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है। कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्लास 9th क्लास 10th ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका पूरा कहानी है। cos 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे होता है, तो आप इस वैल्यू को एग्जैक्टली पाई बाई 2 के इक्वल रख लेंगे। ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2,
तो ओमेगा टी तो मतलब आ गया हमारे पास ओमेगा T/2, और इसको हम लोग किसके इक्वल रख लेंगे, π/2 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि cos 90 पे 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी π/ओमेगा। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से देखिए, अगर इस फॉर्मूले में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से पूछेंगे। देखिए हो क्या रहा है, cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी π/2 sin ओमेगा टी π/2 sin ओमेगा t/2 इज इक्वल टू 0, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b ओमेगा t माइनस ओमेगा t/2 इक्वल टू 0, ओमेगा t/2 बराबर π/2। क्यों, इसको माइनस करोगे तो ओमेगा t ही तो आएगा यार, ओमेगा t/2 ही तो आएगा, एक में से आधा माइनस कर रहे हो, आधा मिलेगा, आधा मिल गया। 90 डिग्री पे ही तो 0 होता है, तो 90 डिग्री 2 से 2 काट दिया, t इक्वल टू π/ओमेगा, पहला ऑप्शन t इक्वल टू π/ओमेगा। तो वेक्टर पे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये वेक्टर का ही क्वेश्चन है, तो इसको एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। एक बार फिर से देख लेंगे, देखिए, और अगला क्वेश्चन में देखता हूं, 1 मिनट में के लिए देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके मोबाइल में आप तुरंत देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आपको चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएं। तो वेक्टर के जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। जो 1-2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं जो कि प्योर वेक्टर पे ही हैं, वो भी मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व किए हैं, आप उसे घर पे एक बार अपने से ट्राई करेंगे। आप क्वेश्चंस, जब मैंने क्वेश्चन लिखे थे उस समय के चीजों को आप एक बार पॉज कर सकते हो, वहां से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, सोल्यूशन भी ना देखे एक बार फिर से ट्राई करने की कोशिश करना। वीडियो को चलाते हुए जहां जहां पे क्वेश्चन आया है वहां पे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके उसको रोक सकते हैं, क्वेश्चंस को अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वापस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पे मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने लॉजिक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैंने जो आपको कवर किया है ये केवल एक पार्ट है मोशन 2D या मोशन इन प्लेन का। अगला पार्ट या इसके आगे वाला पार्ट जो होगा, हम इसको अलग तरीके से हम इसको इसी का यूज करेंगे वेक्टर में, वेक्टर्स का यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, वेक्टर्स का वेक्टर में, वेक्टर्स का प्रोजेक्टाइल मोशन में, और दोनों पे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो इसको वन पार्ट या वन टॉपिक समझ के आप देख सकते हैं। आज ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड उठाने की कोशिश की है, मैंने अभी जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं नीट लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं जेई लेवल के सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन जब मैं प्रोजेक्टाइल सॉल्व करूंगा तो आई कैन प्रॉमिस यू कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको जेई और नीट दोनों के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसलिए जब नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं तो आप उस समय पे प्रोजेक्टाइल मोशन के पूरे चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि हम लोगों ने शेड्यूल किया हुआ है कि रोज 8 बजे रात को हम कोई ना कोई टॉपिक लेके आएंगे, और उसके हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीजों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब भी आता हूं तो मैं प्रोजेक्टाइल मोशन लेके आऊंगा, उसकी आपको इस चैनल पे पहले ही मिल जाएगी। तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। एक बार फिर से नीट के लिए जमे रहें, नीट के लिए लगे रहें, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, और कुछ ना कुछ का मतलब यह है कि हमें एम्स तक जाना है, और एम्स ही एम है। तो कुछ ना कुछ को ये ना समझे कि मैं बहुत छोटी बात बोल रहा हूं, आपको एम्स तक पहुंचना है। शुभ रात्रि, गुड नाइट।